नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा यह लगातार 7वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों को किताबों से निकालकर आपके सामने एमसीक्यू रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड्स से सफ़ेद बनाए जाते हैं। यह किस खनिज से प्राप्त होते हैं? ये क्लास 10 के एनसीईआरटी से खनिज वाले चैप्टर से है। तो इसका आंसर क्या होगा? र्यूटाइल होगा कि एल्मेनाइट होगा या एनाटेज होगा या उपरोक्त में सभी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। अधिकतर जो दंत मंजन है टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं और ये टाइटेनियम ऑक्साइड इन तीनों खनिजों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे कुल पौष्टिक भोजन उपभोग का केवल कितना प्रतिशत भाग खनिज होता है? 0.3%, 0.4%, 0.5% या 0.6%? तो इसका आंसर क्या होगा? 0.3%। इसका आंसर होगा 0.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांतों को गलन से कौन सा खनिज रोकता है? इल्मेनाइट, कैल्शियम, फ्लोराइड या रियूटाइल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोराइड। इसका आंसर होगा फ्लोराइड, 3 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, लोहा इस्पात उद्योग में लो अयस्क, कुकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात क्या होता है? 1:2:3, 1:2:4, 2:3:4 या 4:2:1? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। 4 अनुपात लोहा रहता है, कुकिंग कोयला का 2 और चूना पत्थर का 1 अनुपात रहता है। ये 4, ये 2 और इनका भाग रहता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस उद्योग के उत्पादन और खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा इस्पात उद्योग। इसका आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत किस लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है? स्पंज आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा स्पंज आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्लास 10 से लिया गया है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाला कोयला किस युग का है? गोंडवाना युगीन कोयला, टर्सरी युगीन कोयला, जुरासिक युगीन कोयला या ए बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। गोंडवाना युगीन कोयला भी भारत में पाया जाता है और टर्सरी युगीन कोयला भी पाया जाता है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गोंडवाना युगीन कोयला जो है वो 200 लाख वर्ष पूर्व 200 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक समय का है और टर्सरी युगीन कोयला जो है वो 50 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक समय का है। ठीक है, और टर्सरी युगीन कोयला भारत में नॉर्थ ईस्ट के साइड में पाया जाता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो कोयला है, ठीक है, झरिया, बोकारो, ये गोंडवाना युगीन कोयला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर या 1750 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? 1750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड है वर्तमान शताब्दी का ईंधन। ठीक है, हाइड्रोजन होगा कि बायोगैस होगा या प्राकृतिक गैस होगा या सेल गैस होगा? इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, यदि भविष्य का ईंधन रहे तो आपको हाइड्रोजन टिक करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है वर्तमान शताब्दी का ईंधन, इसलिए प्राकृतिक गैस होगा। ये क्लास 10 के ज्योग्राफी से बुक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सम्राट ने एल्युमिनियम की खोज के बाद अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन परोसा करता था? टीपू सुल्तान, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या नेपोलियन? तो इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन। इसका आंसर होगा नेपोलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के कुल लौह निर्यात का आधा निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है?
मारवा गोवा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मंगलूर बंदरगाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मारवा गोवा बंदरगाह। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मारवा गोवा बंदरगाह। यहाँ से जो कुल लोहा निर्यात होता है, भारत का कुल लोहा निर्यात का 50% निर्यात इसी बंदरगाह से होता है, मारवा गोवा बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ के खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ के खानों से लौह अयस्क का निर्यात करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कुद्रेमुख खान से निकला लोहा। कुद्रेमुख खान कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कुद्रेमुख खान से निकले लोहा को निर्यात कर देता है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क से भरपूर बेलाडीला पहाड़ी, ठीक है, बेलाडीला पहाड़ी खदान किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, कर्नाटक होगा या छत्तीसगढ़ होगा। तो बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ में आ जाता है। लोहा का खान है, हेमेटाइट किस्म का लोहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क से भरपूर बादाम पहाड़ खदान किस राज्य में है? ठीक है, लौह अयस्क से भरपूर बादाम पहाड़ खदान किस राज्य में है? झारखंड में, उड़ीसा में, ठीक है, कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, कुद्रेमुख खान जो लौह अयस्क का भंडार है किस राज्य में है? ठीक है, झारखंड में कि उड़ीसा में कि कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। इसका आंसर कर्नाटक में होगा। अगला क्वेश्चन, खनिज से प्रायः प्रश्न आते हैं इसलिए मैं खनिजों को टारगेट किया हूँ। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क के दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी से निकाला गया लोहा किस बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पारादीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन है? ठीक है, देश का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन है? इसका आंसर क्या होगा? मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? ठीक है, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? मुहाना मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। ठीक है, उसे मुहाना कहते हैं। मारवा गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मारवा गोवा बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में कौन सा बंदरगाह पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आता है? व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में कौन सा बंदरगाह एक नंबर पर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? ठीक है, मुंबई पहला नंबर पर होगा या चेन्नई दूसरे नंबर पर, कांडला पहले नंबर पर होगा या पारादीप दूसरे नंबर पर, मुंबई पहले नंबर पर कि कोच्चि पोर्ट दूसरे नंबर पर, मुंबई पहले नंबर पर या न्यू पोर्ट दूसरे नंबर पर। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के मामले में पहले स्थान पर मुंबई है और दूसरे स्थान पर चेन्नई पोर्ट है। तो इसका आंसर होगा 19 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इतिहास से प्रश्न है, क्लास 7 के एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ। विजयालय ने कावेरी डेल्टा के किस मुखिया परिवार को हराकर चोल वंश की स्थापना की थी? ठीक है, मुट्टियार मुखिया परिवार को या वन्निकुल मुखिया परिवार को या कम्मा मुखिया परिवार को या कोलियर मुखिया परिवार को। इसका आंसर क्या होगा? मुट्टियर। ठीक है, मुट्टियर मुखिया परिवार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयालय। अगला क्वेश्चन, निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज प्रथम, अधिराजेंद्र या विजयालय। तो इसका आंसर क्या होगा? विजयालय ने बनाया था। ठीक है, निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर विजयालय ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये चोल राज के संस्थापक में आते हैं, इसीलिए इनसे जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विजयालय ने तंजावुर शहर का निर्माण किस डेल्टा पर किया था? तुंगभद्रा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या पेन्नार डेल्टा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी डेल्टा। ठीक है, विजयालय ने तंजावुर शहर का निर्माण कहाँ किया था? कावेरी डेल्टा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, राजराज प्रथम माना जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 7 से दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और या कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है, राजराज प्रथम को। ठीक है, इसके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, वो भी काफ़ी प्रतापी शासक थे। अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम सिंहासन पर कब आसीन हुआ? ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से है। 985 ईस्वी में, 885 ईस्वी में, 785 में या 1015 में। तो इसका आंसर होगा 985 ईस्वी में राजराज सिंहासन पर बैठे और 1015 तक ये रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 985, सिंहासन पर बैठे हैं 985 में और कार्यकाल इनका रहा 1015 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? सुंदर चोल, अरमोली वर्मन, विक्रम चोल या करिकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का बी नंबर होगा, अरमोली वर्मन। राजराज प्रथम का मूल नाम अरमोली वर्मन था, अरमोली वर्मन। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने गंगा घाटी में अभियान किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम ये उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर, सभा, नगरम या वलंगई। तो इसका आंसर क्या होगा? उर होगा या सभा होगा या नगरम या वलंगई। किसानों की बस्तियां, ये एनसीईआरटी क्लास 7 से दिया हूँ, इस वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है उर कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धनी भूस्वामियों को चोल राजा कौन सी उपाधियां प्रदान करते थे? मूवेंद, वेलम, अरैयार या ए बी दोनों या प्रकेसरे। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ये धनी भूस्वामियों को चोल राजा उपाधि प्रदान करते थे। ठीक है, ए और बी दोनों, मूवेंद, वेलन और अरैयार। ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में विद्यालयों को चलाने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम, साला भोग, ब्रह्मदेव या देवदान। तो विद्यालय को चलाने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है पल्ली चंदम, वो जैन संस्थाओं को भूमि दी जाती थी, उनकी जो भूमि होती थी उसको। ठीक है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को जो भूमि था वो कहलाता था ब्रह्मदेव भूमि। अगला क्वेश्चन, देवदान मतलब मंदिरों की जो भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सभा के सदस्यता के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? 25 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 35 से 70 वर्ष या 40 से 65 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, 31 का सी नंबर। ठीक है, ये बॉक्स आइटम से मैं दिया हूँ क्लास 7 के एनसीईआरटी से। अगला क्वेश्चन, उत्तर मेरू अभिलेख किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य या गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, तो उत्तर मेरू अभिलेख ये चोल से है। ठीक है, ये अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम स्वशासन की जो व्यवस्था है इसमें काफ़ी वर्णन मिलता है इस अभिलेख में, उत्तर मेरू अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, उर जो किसानों की बस्तियां थी खेती से काफ़ी समृद्ध हो गई थी, ऐसे गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नगरम, नाडू, बल नाडू या कोट्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? नाडू। ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? ठीक है, मतदान में ईवीएम मशीन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहा जाता है, कि प्रयोग की सिफारिश किस समिति ने दी थी? ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति या के संथानम समिति या तारकुंडे समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है, और तारकुंडे समिति का गठन हुआ था 1980 में। ठीक है, के संथानम कमेटी और इंद्रजीत कमेटी का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, कभी मिलान करने भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?
दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तारकुंडे समिति। ठीक है, तारकुंडे समिति का अभी मैं जस्ट बताया, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश तारकुंडे समिति ने की थी। मैं मताधिकार, चुनाव आयोग, विधानसभा, इससे रिलेटेड जानबूझकर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि यदि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ठीक है, यहाँ किस होना चाहिए। ठीक है, किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। फोटो पहचान पत्र युक्त जो वोटर कार्ड होता है, इसकी सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, और दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ठीक है, 1990 में। ठीक है, तो 36 का क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी? राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मुखिया, जिला परिषद, ठीक है, और इनका क्या नगर पालिका का चुनाव संपन्न करवाते हैं। तो किस समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तारकुंडे समिति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तारकुंडे समिति। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाने की सिफारिश किसने की थी? ठीक है, चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाने की सिफारिश किसने की थी? ठीक है, तो इसका दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, ठीक है, तारकुंडे समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का सी नंबर, तारकुंडे समिति। ठीक है, इसका आंसर तारकुंडे होगा। अगला क्वेश्चन, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। ठीक है, तो 39 नंबर का क्या होगा? के संथानम समिति ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, के संथानम समिति ने। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1998, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1992, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996। कोई भी लोकसभा या विधानसभा में कोई प्रत्याशी 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि और मतदान की तिथि में कम से कम 14 दिन का अंतर होगा? ठीक है, ये किस में है? लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1998, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1992, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि मतदान के 48 घंटे के पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा? लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 में यह कहा गया है, या लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1998 में कहा गया है, या लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1992 में कहा गया है, या लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1951 में कहा गया है? ठीक है, तो ये भी क्या है? इसका भी आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? ठीक है, 25,000 रुपये, 12,500 रुपये, ठीक है, या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये? ठीक है, तो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए विधानसभा चुनाव में है 10,000 रुपये जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ती है, और SC ST के लिए है 5,000 रुपये। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राज्य विधानसभा में एक उम्मीदवार को खर्च करने की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए? तो इसका आंसर क्या होगा? 40 लाख रुपए। इसका आंसर होगा 40 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में 95 लाख रुपए रखे गए हैं अधिकतम खर्च की सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर। चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? ठीक है, 8 दिन का समय या 9 दिन का समय या 10 दिन का समय या 15 दिन का समय? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 8 दिन का समय। ठीक है, 8 दिन। 45 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन। चुनाव में उम्मीदवार को नाम वापस लेने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन? तो इसका नाम वापस लेने के लिए दिया जाता है 2 दिन का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत राजनीतिक दलों के किस उम्मीदवार का नामांकन, यहाँ किस नहीं होगा, यहाँ किसी होगा, किसी उम्मीदवार का नामांकन में कम से कम कितने मतदाता प्रस्तावक की जरूरत होती है? तो यदि राष्ट्र स्तरीय है और राज्य स्तरीय दल के रूप में है तो उसे 1 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। निर्दलीय है तो 10 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान या राष्ट्रध्वज का अपमान करने अथवा राष्ट्रगान में बाधा डालने के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति दोष सिद्धि से कितने वर्ष तक लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए या आजीवन उम्मीदवार नहीं हो सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र राज्य जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन मतलब वापस बुलाना, ठीक है, का अधिकार प्रदान किया गया है। बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मेरा अंतिम प्रश्न था। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट, जिसका लोगो यह है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अच्छे प्रश्नों को लेकर निरंतर आपके सामने आ रहा हूँ। मैं इतिहास, साइंस, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के अच्छे प्रश्न होंगे मैं आपको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा विश्वास है कि इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन को देखा हूँ ट्रेंड अभी एनसीईआरटी की ओर जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।